देहरादून सीएम आवास में संवाद कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने उद्यमियों के साथ किया संवाद, कहा विकास कार्यों के लिए सरकार है साथ। गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह ने महिला मंगल दलों से किया वाद पूरा। स्वागत गेट, मंदिर सौंदर्यीकरण और आम रास्ता निर्माण की थी मांग। विधायक निधि से 1-1 लाख रुपए देने का किया था वादा। रुड़की के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड में 4 साल से लटका है ताला। संसाधन होते हुए भी मरीज लाभ से वंचित। कई बार स्वास्थ्य निदेशालय को भेजा पत्र। चमोली के लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। हजारों की संख्या में मंदिर पहुंच रहे तीर्थयात्री पवित्र अमृत सरोवर में आस्था की लगा रहे हैं डुबकी। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में सीएम धामी ने मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना के उद्यमियों के साथ संवाद भी किया। इसके अलावा कार्यक्रम में उरेडा स्वरोजगार योजना के संचालन की झलक भी दिखाई गई। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे उद्यमियों ने सीएम धामी का आभार भी व्यक्त किया। हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रयास करने वाले सभी उपस्थित हमारे भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों, और आप सब आज मैं देख रहा था प्रातःकाल कुछ लोग यहाँ पर 8:30-9 बजे तक आने प्रारंभ हो गए थे और दूर दूर से आप आए हैं यहाँ। अधिकांश लोग कल ही आ गए होंगे। आप सब लोग इतना प्रयास करके, परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मुख्य सेवक सदन में आप सबके आने पर मैं अपनी ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज सच में आप सबके बीच में इस संवाद कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे भी बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और सच में मुझे लगता है कि एक बड़ा लक्ष्य जो हम लोगों ने लिया है सीएम स्वरोजगार योजना का, वो लक्ष्य हम जल्दी ही प्राप्त करेंगे। आज हमारे साथ ऐसे अनेकों लाभार्थी जुड़े हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, लगन के बल पर न केवल अपने घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया है, बल्कि उसे अपनी आमदनी का साधन बनाकर, अभी आप लोग वीडियो में भी देख रहे थे, कुछ बहनें भी हमारी इस दिशा में आगे आई हैं, युवा भी आगे आए हैं। उन्होंने जहां रोजगार स्वरोजगार का एक साधन बनाया है, वहीं पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आज हमारा देश $4 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। और वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकेंगे। आज वोकल फॉर लोकल हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, ऐसी अनेक पहलों के माध्यम से आज हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में आपने एक उत्कृष्ट उदाहरण देखा होगा, जब हमारे निर्मित हथियार, उपकरण, इनके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर निर्णायक कार्रवाई करते हुए
आतंक के अड्डों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया और पाकिस्तान को 4 ही दिनों में घुटनों पर टेक दिया। पाकिस्तान पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए जो है यहाँ बार बार आग्रह करने लगा। इस सफल अभियान ने सिद्ध कर दिया कि अब रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों को छू रहा है। देखिए कितनी मिसाइलें, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे आकाश मिसाइल हो, सारे स्वदेशी निर्मित हथियार और बिल्कुल अचूक निशाना, कोई उनकी काट नहीं, क्योंकि अब भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। नवाचार, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में आज दुनिया के अग्रणी देशों में हमारा नाम आ रहा है। भारत में निर्मित नवीनतम तकनीक से युक्त स्वदेशी हथियार और संसाधन आज विश्व के किसी भी देश की तुलना में अधिक सक्षम और अधिक प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। इसी प्रकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये योजना हमारी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, क्योंकि सौर ऊर्जा का स्रोत असीमित होने के साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल भी है और ये हर व्यक्ति को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखती है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को जो संतुलन है, उस संतुलन में भी बहुत प्रभावी भूमिका निभाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, पीएम कुसुम योजना जैसी योजनाओं के साथ ही भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी के पिछले 3 सालों में युवाओं को रोजगार मिलने के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना सीएम पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि सरकार होम स्टे और काफल बेचने को भी रोजगार मानती है। राज्य में बेरोजगारी अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन से लेकर अब तक इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हो रही है। ये 3 साल का जो बता रहे हैं, उससे पहले 5 साल सरकार किसकी रही? 8 साल से लगातार इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब हम हिसाब मांगेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगेंगे, क्योंकि जब चुनाव में कोई जाता है तो धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में या त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में या तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं जाते। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मैनिफेस्टो होता है और जनता से वादे पार्टी करती है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी वादे करती है, अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। तो उसमें राज्य का मुख्यमंत्री चाहे धामी जी रहे हो, चाहे उससे पहले तीरथ सिंह जी रहे हो, चाहे उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह जी रहे हो, कंटिन्यूटी में उत्तराखंड में 8 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शासन किया है। इन 8 वर्षों में सरकार ने सरकारी विभागों में कितने लोगों को, कितने युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दिया है, सरकार को इसका हिसाब किताब देना चाहिए। खबर उत्तरकाशी जिले से है, जहां गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने अपने 2022 के चुनाव में महिला मंगल दलों से किया वादा पूरा कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने हर एक गांव की महिला मंगल दलों को उनके प्रस्ताव पर अपनी विधायक निधि से 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसमें अधिकांश ग्राम सभाओं की महिला मंगल दलों की ओर से अपने मंगल पत्र में, मांग पत्र में स्वागत गेट, मंदिर सौंदर्यीकरण, आम रास्ता निर्माण सहित अन्य जरूरी योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको विधायक ने तत्काल अपनी विधायक निधि से पूरा कर लिया था। लेकिन जिन ग्राम सभाओं की महिला मंगल दलों की ओर से अपने मांग पत्र में बर्तन इत्यादि सामान की डिमांड की गई थी, उन्हें सामान दिया जा रहा है। वहीं विधायक सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि जिन ग्राम सभाओं की महिला मंगल दलों की ओर से अभी तक मेरे पास कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है, वो जल्द से जल्द अपना प्रस्ताव देने की कृपा करें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व की ओर से जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। महिला सम्मान कार्यक्रम था और लगभग 42-43 ग्राम सभाओं को
जो मेरी एक इच्छा थी कि हर ग्राम सभा में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, महिला मंगल दल को अपनी विधायक निधि से जो है आज सामान वितरण कार्यक्रम किया गया। महिलाओं का सम्मान था और महिलाओं का मुझे चुनाव में भी बहुत आशीर्वाद मिला और अब भी मैं जब भी जाता हूं तो महिलाओं का मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान और आशीर्वाद मिलता है। तो उनके सम्मान के लिए आज जो है यहाँ पर सामान वितरण का कार्यक्रम था। मैं सभी महिला मंगल अध्यक्ष सभी महिलाओं को यहाँ पर जो आज यहाँ पर आए उन सबका बहुत बहुत हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी ने 21 से 31 मई के बीच देश के सभी जिलों में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाने का फैसला लिया है, जिसको लेकर राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड में भी बीजेपी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाएगी और 31 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रानी अहिल्याबाई ने महिलाओं की सेना लेकर युद्ध किया और महिलाएं उन्हें अपना आदर्श मानती हैं। जो हमारी अहिल्याबाई होलकर जी हैं उनका 300वीं जो है जन्म जयंती वर्ष हम मना रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में ही उनकी ये जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। उनके कृतित्व को लेकर शासन प्रशासन जिनकी उनके द्वारा जो चलाया गया उस कालखंड में भी वो महिलाओं की जो इतनी बड़ी सेना लेकर उन्होंने अनेकों युद्ध किए और एक प्रशासनिक क्षमता जो उन्होंने उस कालखंड में दिखाई, आज की जो महिलाएं हैं उनको अपना आदर्श मानती हैं और क्योंकि राजनीति क्षेत्र में बहुत अहम जिम्मेदारी महिलाओं की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित करके उन्होंने महिला शक्ति को प्रधानता दी है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है उनकी जन्म जयंती वर्ष पर 31 मई को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आवास सदन में जो है ये कार्यक्रम भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है। साल 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था। आरोप था कि हरीश रावत अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों का मोल भाव कर रहे थे। स्टिंग मामले में एक बार फिर से सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। नए विवेचना अधिकारी ने न्यायालय के जरिए नोटिस भेज मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है। हरिद्वार के एक विधायक बयान दर्ज करा भी चुके हैं। सीबीआई ने एक बार फिर से अपनी जांच तेज कर दी है। 2016 में जिस तरह से प्रकरण हुआ और देखा गया कि तत्कालीन सरकार में जो नेता थे उन्होंने बगावत के सुर अपनाए और जिस तरह से पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, उस मामले में खरीद फरोख्त को लेकर भी एक स्टिंग जारी हुआ था। वो स्टिंग इतना वायरल हुआ कि उसके बाद मामले को सीबीआई को सौंपा गया और अब सीबीआई उसमें जांच पड़ताल भी कर रही है। एक बार फिर से सीबीआई एक्टिव होती हुई नजर आ रही है और सीबीआई ने इस बार मंत्री सुबोध उनियाल के साथ ही कई विधायकों को भी ये नोटिस जारी किए हैं, उनके बयान दर्ज कराए गए हैं और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि हरिद्वार के एक विधायक भी हैं जिनके बयान भी इस दौरान दर्ज कर लिए गए हैं। हालांकि मंत्री सुबोध उनियाल को भी बुलाया गया है। अब देखने वाली बात यह भी है कि किस तरह से ये जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से तत्कालीन सरकार में ये बात सामने आई थी कि हरीश रावत ने कुछ विधायकों को ये ऑफर तक दिए थे और खरीद फरोख्त की बात भी क्योंकि इसमें सामने आई थी। अब लगातार सीबीआई इस मामले में भी जुटी हुई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल के बलिया नाला भूस्खलन क्षेत्र का सांसद अजय भट्ट ने अधिकारियों और पार्टी नेताओं के साथ दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनवरी 2027 तक बलिया नाला का अधूरा निर्माण कार्य पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में करीब 176 करोड़ रुपए की लागत से कार्य होने थे, जो अब बढ़कर 298 करोड़ तक पहुंच गए हैं, जिसमें से प्रदेश सरकार की ओर से 125 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। वहीं सांसद भट्ट ने निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए समय से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
रुड़की के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड में पिछले 4 साल से ताला लटका हुआ है। स्वास्थ्य महकमे पर इससे सवाल खड़े हो रहे हैं। आईसीयू वार्ड को संचालित करने के लिए अस्पताल के सीएमएस कई बार स्वास्थ्य निदेशालय को पत्र भी भेज चुके हैं, लेकिन आज तक आईसीयू वार्ड को चलाने के लिए स्टाफ तक नहीं मिल पाया है। सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि 11 बेड के आईसीयू वार्ड को चलाने के लिए ट्रेंड स्टाफ की मांग की गई थी, मगर आज तक स्टाफ की उपलब्धता नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत समेत डीजी हेल्थ को भी अवगत करा चुके हैं। आपको बता दें कि पहले कोरोना महामारी के दौरान सिविल अस्पताल में आईसीयू बेड की भारी कमी महसूस हुई थी। उसी दौरान अस्पताल में आईसीयू वार्ड बनाने की कवायद शुरू कर दी गई थी और 2021 में 11 बेड का आईसीयू वार्ड बनाकर उद्घाटन भी किया गया, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी आईसीयू वार्ड पर ताला लगा हुआ है जो अभी तक नहीं खुला है, जिससे उसमें रखे वेंटिलेटर धूल फाक रहे हैं और आईसीयू वार्ड होने के बावजूद गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ता है। वहीं अब कोरोना ने फिर से प्रदेश में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, तो ऐसे में अगर कोरोना केस बढ़े तो आईसीयू वार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी रेप केस में 30 मई को कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। ऐसे में मृतका के पिता ने तीनों हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। उन्होंने सरकार पर आरोपियों को बचाने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि डोप सिरिकोट नर्सिंग कॉलेज को अंकिता भंडारी के नाम से रखा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। को इन तीनों धुरंधरों ने मारा है, तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि मौत के बदले मौत। तो परसों 30 मई को अंतिम फैसला होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सज़ा हो। देखो कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 16 सितंबर 2023 को घोषणा की थी कि अंकिता भंडारी के नाम से जो डोप सिरिकोट नर्सिंग कॉलेज है उनके नाम से रख दिया जाएगा। और अभी 20 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मेरी लड़की के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम नहीं रखा गया है। चमोली के उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी स्थित लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ती ही जा रही है। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पवित्र अमृत सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर गुरु लक्ष्मण महाराज लोकपाल देवता के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कपाट खोलने से लेकर अब तक लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में करीब 5000 श्रद्धालु लक्ष्मण महाराज और माता शक्ति के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में बैठे पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज कहते हैं कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पहाड़ों की रानी मसूरी में ही सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, जबकि यहां प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। मसूरी में बारलेगंज क्षेत्र के लोग विगत कई महीने से बहते सीवर से परेशान हैं। साथ ही खस्ताहाल सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ना तो इस ओर नगर पालिका और ना ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की नजरें हैं, जबकि सभी बड़े अधिकारी इस मार्ग से गुजरते हैं। बारलेगंज की रोडों की हालत बहुत बुरी हो रखी है। नाली आप देख सकते हैं पूरी टूटी पड़ी है, जालियाँ निकली हैं, गाड़ियाँ इसके अंदर जाती रहती हैं। नेता इसी रोड से जाते हैं सारे, जेई हो गए, एई हो गए, सब बालोगंज से आते हैं, मगर कोई यहाँ की रोड की व्यवस्था को नहीं देख रहा है। सारे बच्चों को इतनी दिक्कत होती है, सीवर दिन भर बहता रहता है यहाँ पर, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। हमें इस चीज़ का सुविधाएं चाहिए। ये सारा एयरलाइन जितने भी होटल है सब ने अपना सीवर मेन रोड में डाल दिया है और सारा रोड में ही आता रहता है सीवर। ये तो हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है ही। धीरे धीरे लोगों को बीमारियाँ भी इससे फैलेंगी ही। आप खुद ही आप देख सकते हैं क्या कितनी स्मेल आ रही है, यहाँ पे लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और गाड़ियाँ तो अलग हैं, वो
रोज कोई ना कोई गाड़ी नाली में चली जाती है और गाड़ी वालों को भी समस्या है, लोगों को भी समस्या है, किसी का पैर वैर चले गया तो और फ्रैक्चर होने की भी दिक्कत है इन लोगों की। फिलहाल तो लापरवाही है ही है, क्योंकि अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। सीज़न आने से पहले ही होने था, बरसात में और प्रॉब्लम आएगी, जितना पानी है सारा यहीं नालियों में आएगा तो लोगों को और दिक्कत होगी। इस मार्ग की मरम्मत और बहते सीवर से यहाँ के लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है, जबकि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध स्कूल और कई बड़े होटल हैं। सड़क किनारे नालियों की जालियां उखड़ी हुई हैं और सुबह से शाम तक मार्ग पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। इस मार्ग से स्कूली छात्र छात्राएं भी गुजरते हैं और यहाँ से उठने वाली दुर्गंध बीमारियों को निमंत्रण दे रही है। बहुत परेशानी है। वैसे आज से नहीं, करीबन ये 5-6 साल हो गए इसको शिविर को बहते हुए। ये नाली देखिए, आप देखेंगे नाली बिल्कुल ठीक नहीं कर पा रहे, खोल ही नहीं पा रहा, नगर पालिका कोई खोल ही नहीं रही है। कई बार मैंने अपने माध्यम से भी मैंने उनको बोला, वीडियो में डालता रहा, लेकिन तब भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। नालियाँ देखेंगे आप, सारी चौक पड़ी, सीवर बहता रहता है, दिन भर सीवर बहता रहता है। अभी भी आप नाली का हालत देख लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। सभासद भी हमारे ऐसे ही है, जो भी आया वो कुछ नहीं करके गया यहाँ पर। अभी हाल फिलहाल में सभासद बने हुए हैं, लेकिन वो उनको दिख नहीं रहा कि काम होना है नहीं होना। बालडगंज में बहुत बुरी स्थिति, आप किसी से पूछ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, इतने उनके कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं यहाँ पर कि स्कूल आधे से वापस आना पड़ रहा है बच्चों को। यहाँ इतना बहुत बुरा हाल उन्होंने यहाँ किया हुआ है। इसका कुछ सुनने वाला नहीं है। नगर पालिका को कई बार हमने बोला, और भी बोला, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने बोला, लेकिन कोई नहीं सुनता जी। बिल्कुल इस सबकी सबसे बड़ा वार्ड है बालडगंज का, इसी से यहीं से राजनीति तय होती है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नहीं है जी। यहाँ हम तो बहुत परेशान हैं इस पानी से और इस नाली से। चुनाव के समय बड़े बड़े दावे करने वाले जनप्रतिनिधियों ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। क्षेत्र की जनता परेशान है। हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं, जिससे पर्यटन नगरी मसूरी की छवि धूमिल हो रही है और इसका प्रभाव यहाँ के व्यवसाय पर भी पड़ने लगा है। यहाँ सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। मसूरी से शुभम गैरोला की रिपोर्ट। पिछले दिनों सतत विकास में नीति आयोग ने उत्तराखंड को पहला स्थान दिया था और अब नीति आयोग ने हरिद्वार को फाइनेंशियल इंक्लूजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 3 करोड़ की पुरस्कृत राशि प्रदान की है, जिसे लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक की और उन्होंने बताया कि इन पैसों का उपयोग किस किस विभाग में किया जाएगा। हरिद्वार जिले को फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट थीम के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट चुना गया है। इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग ने जिले को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की है। हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि यह धनराशि विभिन्न विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। देखिए, नीति आयोग ने हरिद्वार को फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 3 करोड़ का अवार्ड मनी दिया है। और इसमें जो जिला है, इसमें 3 करोड़ में हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, वेटनरी डिपार्टमेंट हो गया, आंगनबाड़ी है, बाल विकास विभाग डिपार्टमेंट है, उनके सभी प्लान्स को हम लोगों ने कल अच्छे से विस्तृत चर्चा उस पर की है। जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनको 100 आंगनबाड़ी बनाने के लिए उसकी प्लानिंग की है। हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर नीति आयोग के एम्पावरमेंट कमेटी को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 80,32,000, पोषण के लिए 98,60,000, 65 आंगनबाड़ी केंद्रों के सौंदर्यीकरण के लिए राशि निर्धारित की गई है। आजीविका संवर्धन के लिए 18,36,000, शिक्षा क्षेत्र में 56 लाख और 7 स्कूलों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए राशि प्रस्तावित है। कुछ हमारी मशीन जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए थी, उनके प्रोक्योरमेंट के विषय में चर्चा की गई है। हमारे आशा जो हैं, जब वो हॉस्पिटल्स में आती हैं तो उनके रुकने की और रात में अगर कोई डिलीवरी है तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो आशा घर जो है वो हम लोग इसमें प्रपोज कर रहे हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट और खेल विभाग जो है वो एक खेल उदय योजना लेके आ रहा है, जिसमें हम सभी ब्लॉक्स में, हर एक ब्लॉक्स में जो गेम्स हैं, कहीं वॉलीबॉल अच्छा खेला जाता है, कहीं कबड्डी है, कहीं बैडमिंटन है, तो हर एक ब्लॉक में हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी इस फंड को उपयोग करते हुए क्रिएट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पशुपालन के लिए 46,72,000 की योजना बनाई गई है। सीडीओ ने बताया कि इस पुरस्कार से जिले के विकास कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
ये उपलब्धि जिला प्रशासन और सभी विभागों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।